जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टीए आर्मी के लिए क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। अभी जो टीए आर्मी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर बनाया गया है टीए आर्मी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि टीए आर्मी ओरिजिनल पेपर से आपको पूरी तरीके से मैच कर रहा है, उसी लेवल का मैंने करवाया है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक में देखिए आप कितना इसमें से सही कर पाते हैं वो भी आपको कमेंट करना है। साथ साथ में टीए आर्मी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारा वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर आप इस टेस्ट को ज्वाइन करिए और अभी से तैयारी करिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए टीए आर्मी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज का, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? यानी कि ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से आपका आंसर क्या है चुनना है, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा आंसर वो भी आपको नोट करना है अगर नहीं पता है तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर इसमें से बी है यानी कि साबरमती है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो साबरमती से स्टार्ट किया था। आप एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ जाते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। और नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी मार्च भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर स्टेट दिया गया है। तो यहाँ पर पहले इसका आंसर देख लीजिए। अगर आपका आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो आप जानते हैं कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। अब देखिए महापरिनिर्वाण होता है क्या ये भी जान लीजिए। या तो मृत्यु होता है यानी कि डेथ होता है, या फिर मोक्ष होता है, या उनको मोक्ष मिल गया, ठीक है ना। जैसे मोक्ष कहते हैं ना, मृत्यु या मोक्ष एक ही है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कौन सा था? यानी कि फर्स्ट जो इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुआ था वो कौन सा स्ट्रगल था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, ठीक है। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति आपने पढ़ा होगा। ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए पहला स्ट्रगल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि इसको 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको भी याद कर लीजिए। कई बार आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं मिले तो ऑप्शन में हो सकता है कि सिपाही विद्रोह रह जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा वाले क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इसके आने की संभावनाएँ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 का आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले में है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में स्टार्ट किया गया था ये स्टार्ट किया गया था 2014 में, और इसका डेट भी याद रख लीजिए 2 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाया जाता है। ये 2 अक्टूबर को ही स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अशोक चक्र जो है ये इंडियन फ्लैग में जो वो कौन सा क्या बताता है? तो यहाँ पर बताता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्म के नियम का चक्र। धर्म के नियम का चक्र को ये दर्शाता है जो हमारे तिरंगा में दिया गया है। यह क्या कहता है? गति प्रगति, ठीक है, निरंतर मतलब कंटिन्यूसली चेंजिंग, ऐसा चीज़ होते रहता है, उसको ये बोध करवाता है। ये हमारा तिरंगा में जो चक्र होता है ये, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। हालांकि हॉकी को आधिकारिक रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय खेल नहीं दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन भी लगा लीजिए यहाँ पर कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जो है आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 448 है। कितना है, लेकिन ओरिजिनल कितना है, तो ओरिजिनल जो है आपका 395 है। कितना है, 395 है, लेकिन अब बढ़ कितना हो गया है, 448 हो गया है। इसीलिए आप 448 वाला आंसर टिक करके आइएगा, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ओरिजिनल इतना है जो पुराना है, ठीक है ना, अब इतना हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। एक तो होता है गणतंत्र दिवस जो कि रिपब्लिक डे कहते हैं, एक होता है स्वतंत्रता दिवस जिसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, अभी करंट में कौन है। आपके लिए यहाँ पर आप एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी आपको कवर करके चलना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि है जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत में पहला पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ पर है, तो नागौर में। कहाँ पर, तो नागौर में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब किया गया था, ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है, गांधी जयंती के दिन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कौन सा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया, तो वंदे मातरम को कंपोज करने वाले यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो लिया गया था वंदे मातरम, उनका एक उपन्यास था, एक नॉवेल था जिसका नाम था आनंद मठ। क्या नाम था, आनंद मठ, उससे लिया गया था, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा उसके एक नॉवेल से लिया गया था इसको, ठीक है, जिसका नाम था आनंद मठ। आपके एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे है भारत में स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख कौन थे। स्वच्छ भारत जो 2016 में स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर को, अभी आपने ही इसी क्लास में आपने देखा है। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ पर ये जो 2016 में स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, क्योंकि 2014 से ये अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। आगे है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल का क्या लॉजिक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका होता है मुद्रास्फीति में कमी, यानी कि इन्फ्लेशन में रिडक्शन करना होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है और ये किया जाता है। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय नदी के रूप में कौन सी नदी मानी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदी वाले क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है कि रिवर्स रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो रिवर्स रिलेटेड जो होता है बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रैटेजी के अंदर में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होता है। तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, गंगा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है आपका भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना ये अपडेट होता रहता है। अभी जो है टोटल करंट में ये 43 है इंडिया के अंतर्गत, यानी कि 43 जो है अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और अभी करंट से अगर आप अवेयर रहेंगे करंट अफेयर से, अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होगा तो इसकी संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि वह कौन सा व्यक्तित्व है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर अजीब हो गया है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसमें देखिए क्योंकि इसमें जो भी है ना, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सबको मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसका ये है कि सबसे पहले किसको दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है। ये कब दिया गया है, तो 1955 में दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। उसके बाद दिया गया है सेकेंड नंबर में 1962 में दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। उसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है, ये आपका 1991 में दिया गया है। और लास्ट में अभी जो है इस ऑप्शन में से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो दिया गया है 1997 में दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले निम्न में से इनमें से पहला कौन सा है। तो यहाँ पहला जो है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो या फिर जो भी मैंने बता दिया है ना, उस पॉइंट को आप ईयर के साथ याद कर लीजिएगा। आगे है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अब यहाँ 15 क्वेश्चन आपको GS के मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि OnePlus डिफेंस अकेडमी का जो वीरपथ एप्लीकेशन है, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीरपथ एप्लीकेशन पर जाकर आप हमारे जो टी आर्मी का टेस्ट है, टी आर्मी एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से लगाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो आप ये मत समझिएगा कि पेपर मैं ऑफलाइन दे रहा हूँ अगर, तो मैं ऑनलाइन तैयारी क्यों करूँ। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन तैयारी करके जाना है आपको, क्योंकि कंटेंट जो है आपका लेटेस्ट में अपडेट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा 21 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है ये होता है स्किन। आगे दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाले वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है। जो हम इससे चारों तरफ ये घिरा रहता है उसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। आगे है कि वह पदार्थ जो अपनी स्थिति को बनाए रखता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका ठोस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका A जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 1 है। इसको भी आपको याद रखना है। ये आपके आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको भी आप लोग जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आप नोट करके रिविज़न करके जाइएगा। आगे है कि नासा का पूरा नाम क्या है। नासा का पूरा नाम क्या है, यानी कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन को आप आराम से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर आपका A में ही दिया गया है। आगे है कि मानव रक्त में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएँ होती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A 3 रक्त कोशिकाएँ होते हैं। अब कौन कौन सा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पता है, आप रिसर्च करके भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अगर पता नहीं हो तो आप लोग इसको ठीक से कर पाएँ। आगे है कि पानी के पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी के पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है वाटर रिसाइकलिंग कहा जाता है, जल पुनर्चक्रण कहा जाता है। आगे है कि कौन सा रासायनिक तत्व सबसे हल्का है। कौन सा रासायनिक तत्व जो है यानी कि केमिकल एलिमेंट जो है सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है आपका हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है ये होता है 21% होता है, 21% आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर कौन सी है। तो सबसे बड़ी महासागर जो है ये आपका पैसिफिक ओशन है, यानी कि इसे हिंदी में देखें तो इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर
सागर, इसको भी आप लोग पता होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी पैसिफिक ओशन ही है, यानी कि प्रशांत महासागर ही है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे है कि सूर्य का तापमान कितना होता है लगभग, तो सूर्य का तापमान जो होता है लगभग ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्स में। ठीक है, आगे है चंद्रमा का सबसे बड़ा ग्रहण क्या कहलाता है। जो चंद्रमा का जो सबसे बड़ा ग्रहण कहलाता है उसे हम लोग चंद्र ग्रहण ही कहते हैं, लूनर इक्लिप्स ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी में ही दिया गया है। आगे है कि पानी का उबालने का तापमान कितना होता है। ठीक है ना, कितना डिग्री सेल्सियस होता है कि वह पानी उबलने लगता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ये चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसका आप लोग हाइट कमेंट करिएगा, इसका टोटल हाइट कितना है मीटर में। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको 15 क्वेश्चन आपको मैथ से मिलने वाले हैं। ठीक है, मैथ का भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले एग्जाम में, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए और जहां लगे वीडियो को पॉज करना है, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। आपको टाइम फ्रेम बनाने के लिए आपको और प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारा जो वीरपथ का एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। वीरपथ सर्च करिएगा और वहाँ से आप टी आर्मी का टेस्ट ज़रूर लगाइएगा अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पर वीरपथ का एप्लीकेशन दिया गया प्ले स्टोर में, उससे आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा अपने टी आर्मी एग्ज़ाम के लिए। आगे है कि क्वेश्चन में कि यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है तो वह 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। दूरी बोल रहा है ना, दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है आपको। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड यानी कि चाल गुना में समय होता है, टाइम होता है। इसको भी समझ लीजिएगा। स्पीड दिया है कितना आपको, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया गया है 3 घंटा, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 60 दिया 180 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है कि एक संख्या 4 और 6 के बीच में का सबसे छोटा समापवर्तक कौन सा है। 4 और 6 के बीच, यानी 4 और 6 का सबसे जो होता है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देख घबराइएगा नहीं, इसका बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है ना, आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी घुमा के देते हैं। तो 4 और 6 का जो आप एलसीएम निकालेंगे ना, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा ना, 2 गुना में 3 हो जाएगा, या आपका 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही ये दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर बोल रहा है 80 का 15%, तो 80 गुना में 15/100 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 दूना में 10, 2 से काटूंगा 2 चौका में 8, अब 4 तिया 12। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है यदि पहले उसकी कीमत 500 रुपया थी तो नई कीमत क्या होगा। देखिए पहले इसका कीमत कितना था, पहले इसका कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, तो 500 था, या सेलिंग प्राइस बोलें या एमआरपी बोलें। ठीक है, 500 था। अब क्या कर दिया गया है, तो 20% क्या कर दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इसका नया कीमत क्या होगा, तो 500 गुना में 120/100 करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, डायरेक्टली आपका निकल जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 500 का पहले 20% निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपया बढ़ गया ना, पहले था 500, अब बन गया इसमें 100 बढ़ गया, यानी 600 हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। अब 20% बढ़ा है ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। अब इसको काट दे, 0 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि आपके 600 डायरेक्ट निकल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपने कर ही लिया होगा, आपके लिए चुटकी का खेल होगा। अगले क्वेश्चन में है कि एक आयत का परिमाप 30 मीटर है, उसकी लंबाई 8 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितना होगा। पहले तो ये देख लीजिए, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बोले या पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बोले इंग्लिश में देखिएगा तो। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है, कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है आपको ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × में लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में 30।
इसमें से देखिए आपको लंबाई दिया गया है ना 8, इसको 8 यहाँ रख दीजिए, प्लस में b यानी कि ब्रेथ यहाँ छोड़ दीजिए और 30 कर दीजिए, यानी कि 8 प्लस में b बराबर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 30/2, यहाँ काट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा, ये b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका जो हो जाएगा आपका 15, और इधर लाएंगे इसको 8 को, तो अभी आ जाएगा किस में, ये हो जाएगा माइनस में 8, यानी घटा के हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है 7 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। आगे है कि एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी आधार रेखा क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायंगल यानी कि आपका त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए या फिर आपका त्रिभुज का एरिया बोलिए। ठीक है ना, इसका दिया गया 36 वर्ग मीटर दिया गया है आपका। इसका फार्मूला होता है 1 यानी कि 1/2 गुना में बेस इंटू में हाइट होता है। इसका दिया गया 36। अब यहाँ पर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बेस इंटू में हाइट बराबर में 36 गुना में 2 कर सकता हूँ ना, क्योंकि इधर नीचे में है तो इस तरफ लाऊंगा, इसको प्लस में गुना में हो जाएगा, अभी भाग में है तो। और इसका दिया गया है ऊंचाई दिया गया है 6, यानी आपको ब्रेथ तो आपको निकालना है, और उसका 6 दिया गया है, 6 गुना में 72 हो जाएगा। और यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा आपका, इधर ये आपका दिया गया है 6, अब इसको इस तरफ लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 72/6 हो जाएगा, काट के 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा ले लीजिए यहाँ पर, और मेरे करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा। ठीक है, अब आगे है कि यहाँ पर कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसे एक पुल को पार करने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पुल की लंबाई कितना है। अब देखिए यहाँ पर जब कोई ट्रेन एक पुल को पार करेगा या फिर एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो उसका टोटल जो लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो उसका अपना लंबाई यानी कि ट्रेन का लंबाई प्लस में पुल या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे ना, तब इसका क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और बोलेगा ट्रेन की लंबाई, तो कुल लंबाई में से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई कम कर देंगे, या बोलेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे टोटल आपका लेंथ में से। लेकिन यहाँ पर क्या, टोटल आपका डिस्टेंस तो निकल जाएगा, आपका स्पीड दिया गया है और आपको टाइम दिया गया है, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन बोल रहा है पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई होना चाहिए, तो ट्रेन की लंबाई तो यहाँ पर कहीं पे दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या है ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए आपका आंसर जो है ना कभी भी आपका ये नहीं आएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं दिया गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को समझे होंगे, नहीं तो आप हमारा मैथ का क्लास जो है ना आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दिया गया है 3 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। अब 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा ना, आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, आपको इसे बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। पहले क्या करूँगा मैं, पहले मैं देखूँगा यहाँ पर एक से लगाऊँगा तो एक यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा घटा कर 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ रखना पड़ेगा 2 हो जाएगा। अब लूँगा पॉइंट के बाद यहाँ पर मुझे 00, कभी मैं लिखूँगा तो 00 लिखना पड़ता है ये वर्गमूल में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 5 से लगाऊँगा तो नहीं हो जाएगा, 6 से 7 से लगा देता हूँ यहाँ पर, तो 7 से लगाऊँगा 7 से 49, 7 14 4 18 189 हो जाएगा, यानी कि 1.7 वाला आ जाएगा। 1.7 बस एक में दिया गया ना, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस संख्या को 5 से गुना करने पर 25 आता है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए संख्या यहाँ पर कितना है, संख्या जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो x दिया गया। अब x में हम क्या करते हैं, 5 से गुना कर दें तो कितना आता है, 25 आता है ना। अब इतना हो गया, ये क्वेश्चन में कह रहा था, तो संख्या निकाल लेंगे ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25/5 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, आपका ए में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी चौकोर आकार की घेराबंदी 40 मीटर है, तो एक पक्ष की लंबाई क्या होगा। चौकोर यानी दिया गया, देखिए चौकोर ना, ठीक है ना। अब इसका क्या है, 40 मीटर दिया गया लंबाई ना, 40 दिया गया ना, तो एक पक्ष की लंबाई कितना होगा, 40 होगा ना। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूरा घेराबंदी है चौकोर का, ठीक है ना। इसका टोटल जो लंबाई दिया कितना दिया गया है, 40 दिया गया ना।
40 दिया गया है। अब 40 दिया गया है तो देखिए 40 मतलब 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये, यानी एक भाग की लंबाई कितना होगा 10 होगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ये ऑप्शन नंबर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है ना, ये तो मैंने बिना फार्मूले का निकाल दिया, वैसे भी निकालेंगे ना तो आपको वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना भुजा यानी कि 4 से भाग लग जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन को देखने के लिए बनाने के लिए ना आपको पेन छूना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप ऑप्शन को ऐसे ऐसे रंग के आ जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 783 रुपया है और 3 वर्ष में 837 रुपया हो जाती है, तो राशि और प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा क्या इसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आपको पता नहीं है ना, तो आप मैथ क्लास हमारे वीरपद के एप्लीकेशन पर जाकर अभी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैथ में कहूँगा कि आपको मैं 100% तो नहीं कहूँगा आपको, लेकिन आपके लगभग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बना के आएंगे आप लोग। ठीक है ना, तो वीरपद का एप्लीकेशन में आपको टी आर्मी के लिए मैथ दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करके क्लास को कंप्लीट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अभी से। ठीक है, चलिए अब अगला जो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है ना कि आपका जो इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट हर साल क्या होता है तो इक्वल ही रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का चर्चा मैं नहीं करूँगा। देखिए 2 वर्ष में कितना था, 2 वर्ष में जो ब्याज हुआ इतना हुआ, कितना हुआ 783 हुआ 2 वर्ष में। ठीक है, और 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में इतना हो गया। अब इसमें क्या बढ़ा है, इसमें तो 1 साल का ब्याज बढ़ा है ना, ये 2 वर्ष का है 3 वर्ष का है, यानी कह सकते हैं कि 1 साल का 1 वर्ष का जो इसका ब्याज है, 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो 837 माइनस में 783। अब दोनों को घटाएंगे ना कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज हो गया 54। आपको ऐसा ही तो निकल गया ना, ब्याज निकल गया। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्या निकालना है, प्रति वर्ष ब्याज दर निकालना है आपको। यहाँ पर ऐसा ही निकल गया आपको। अब 1 साल का निकल गया ना ये, तो ये तो 2 वर्ष का ब्याज में शामिल है ना, 783 में 2 वर्ष का ब्याज शामिल है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 54 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, क्योंकि 54 + 54 करेंगे ना। ठीक है, तो 54 + 54 108 हो जाएगा ना, 108। ठीक है, यानी कि अब 2 वर्ष का ब्याज इसमें शामिल है 783 में। ठीक है, यानी कि इसका मूलधन निकाल लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 783 माइनस में 108 कर दूंगा। ठीक है ना, ये 1 वर्ष का क्या निकल जाएगा आपका मूलधन, यानी मूलधन समान ही रहता है, यानी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 यानी कि 675। 1 वर्ष का ब्याज निकल यानी मूलधन निकल गया आपका ये, और आपका एसआई तो निकल गया है। एसआई कितना निकल गया आपका, यानी कि 54 रुपये निकल गया है 1 वर्ष का, और टाइम आपको निकल ही गया है 1 वर्ष। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू में 100 यानी ब्याज गुना में 100 बटा में P इंटू में R, प्रिंसिपल इंटू में आपका टाइम। ठीक है ना, अब SI दिया गया है 54 गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल है आपका 675 गुना में टाइम दिया गया 1 वर्ष। अब 1 वर्ष का ही निकालते हैं, तो 1 वर्ष का हमने ब्याज लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, यहाँ पर कट जाएगा 7 5 5 18, 9 से कट जाएगा ना, 6 54। ठीक है, 9 से कट 9 से 63, 4 9 से 45, 5 हो जाएगा, 25 3 75 और 25 चौका में 100। ठीक है, 3 से काटूंगा 3 दूना में 6, 4 दूना में 8, यानी 8% क्या इसका हो जाएगा, इसका ब्याज निकल जाएगा 8%। ठीक है ना, 8%। इसका मूलधन भी पूछ रहा था, तो मूलधन इसका राशि जाने की ये इनका पूछ रहा था, तो यानी 675 इसका मूलधन भी निकल गया है पहले ही। तो यहाँ पर जगह कम की वजह से मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, तो इसको बात को समझिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए आगे है। एक आदमी ने 25 दर्जन की दर से एक निश्चित संख्या में संतरे खरीदे, उन्हें 20% के लाभ पर बेचा। प्रति संतरे का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब क्या है, 25 रुपये दर्जन खरीदा है ना, 25 रुपये दर्जन खरीदा है और उस पर 20% का लाभ ले रहा है। 25 रुपये दर्जन है, 25 रुपया में कितना, मैं कह सकता हूँ कि 12 केले, 12 संतरे है ना, केला बोले संतरा बोलिए। ठीक है ना, 12 संतरा
इसको मैं यहाँ काट के यहाँ लिखता हूँ 12 ऑरेंज, ठीक है ना। कॉस्ट कितना है 25 रुपया है ना। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज का कॉस्ट जो हो जाएगा ये आपका 25/12 हो जाएगा। अब बोल रहा था क्योंकि मैंने क्यों निकाला, प्रति संतरा है ना, एक ही संतरे का बोल निकालना है। इस बार 20% का प्रॉफिट ले रहा है ना, तो 20% का प्रॉफिट ले रहा है यानी कि 120/100 हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। वैसे इसका निकालेंगे, पहले 20% निकाल लीजिए फिर आप इतना में जोड़ दीजिएगा, वैसा नहीं करेंगे हम लोग। अब काटे यहाँ पर 12 दहें के 120, 10 दहें के 100, 10 से काटूंगा यानी कि 2.5 निकल जाएगा काट के, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, आपका ए में दिया गया है। समझ में आपको आया ना, ठीक है। पहले मैंने क्या निकाल दिया, क्योंकि देखिए 1 दर्जन में 12 के लिए संतरे होते हैं, तो 12 का मूल्य दिया गया 25 रुपया, तो मैंने 1 का निकाल दिया। तो 1 का निकालने के लिए 25 में भाग लगाएंगे 12 से, मैंने 25 में भाग लगा दिया 12 से, इसका निकल गया 1 का क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसका बेचा गया है 20% लाभ पर, तो 20% निकाल दिया इसका 120/100, तो इसका विक्रय मूल्य निकल गया। आगे है किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या है। अब देखिए संख्या को 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। संख्या मान लेता हूँ मैं कितना है, संख्या मान लेता हूँ मैं x है। अब x के 30% को, x को मैं क्या कर लेता हूँ 30/100, इसका परसेंट निकल गया, को 49 में जोड़ने पर क्या निकल गया, उसका संख्या ही निकल जाता है, जो कि संख्या हमने कितना माना था, x माना था। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यानी आप 10 हटाएंगे ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ कि 0.3x हो जाएगा, प्लस में 49 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में x हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि x माइनस में 0.3x बराबर में 49, क्योंकि मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएगा। अब घटाऊंगा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है ना, 1x है ना, 1x में से 0.3 घटाऊंगा तो पॉइंट में 7x आ जाएगा, 49 हो जाएगा। अब मैं ये भी कहता हूँ कि x बराबर में 49/0.7, अब पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 7 49 0 70 हो जाएगा। आपका आंसर x बराबर ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में है कि एक गेंद का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या कितना होगा। व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया 10 सेंटीमीटर, और रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, डायमीटर का हम लोग आधा कर देते हैं, 10/2 हो जाएगा, काट के निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि 1000 रुपये में 20% का ब्याज कितने रुपये होगा। अब 1000 रुपये में 20% का ब्याज, 1000 गुना में 20/100 कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं कंप्लीट टीए आर्मी एग्ज़ाम के लिए। तो टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर का जो ये 50 क्वेश्चन है, इसमें से कितना क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ साथ में वीर प्लस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी से आप इसका टेस्ट लगाइए। अब इसका जो है प्राइस जो है बहुत ही कम है टी आर्मी के लिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम का टाइम में इसका प्राइस बढ़ जाए, इसलिए अभी से आप क्लास को और जो टी आर्मी का टेस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए आपके अपने प्रैक्टिस के लिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।